तो मोनोटोनिक सीक्वेंस में हम दो केस देखे थे कि कोई भी सीक्वेंस जो है मोनोटोनिक कब कहलाता है। एक तो पहला केस था कि an+1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू an, और यदि दूसरा केस, इन दोनों में से कोई एक केस यदि होल्ड हो जाए, an+1 इज लेस देन आर इक्वल टू an, तो इन दोनों में से कोई एक केस यदि कोई सीक्वेंस जो है होल्ड कर देता है, तब हम उस सीक्वेंस को क्या कहते हैं, मोनोटोनिक सीक्वेंस कहते हैं। दो प्रकार का, तो यदि पहला वाला यदि होल्ड करता है तो इसको हम मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस कहेंगे, और दूसरा यदि होल्ड करता है तो मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस कहेंगे इसको। अब देखिए इसी को थोड़ा सा और किस तरीका से हम लिख सकते हैं, ध्यान देंगे इसको। an+1, और ये जो an है इसको लेफ्ट साइड यदि हम ले आए तो -an इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 हो जाएगा। और यहाँ से इसको भी यदि हम लिखना चाहें an+1 -an करें तो ये लेस देन आर इक्वल टू 0 हो जाएगा। देखिए मतलब कोई भी टर्म और उसके जस्ट एक स्टेप पिछला वाला टर्म, दोनों को यदि हम माइनस कर दें तो ग्रेटर देन 0 यदि मिलता है तो आपका इंक्रीजिंग हो जाएगा, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग हो जाएगा। और यदि उनका डिफरेंस लेते हैं और वो लेस देन आर इक्वल टू 0 या फिर कोई कहे नेगेटिव वैल्यू मिल जाता है, तो हमको क्या कहेंगे, इसको इसको कहेंगे हम डिक्रीजिंग सीक्वेंस कहेंगे, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग, और ये आपका मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस। अब जैसे इसी में एक और एग्जांपल हम आगे लेके चलते हैं। जैसे कि हमारे पास है an को हमने लिखा n²। हमारे पास एक एग्जांपल है an इक्वल टू n²। इसको हमको चेक करना है कि ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है, या फिर कांस्टेंट सीक्वेंस है, हमको चेक करना है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, देन इसका एक नेक्स्ट टर्म, जस्ट नेक्स्ट टर्म हमको निकालना पड़ेगा, और वो हो जाएगा an+1। तो हम क्या करेंगे, n की जगह n+1 रिप्लेस कर दिए तो हो जाएगा n+1 का स्क्वायर। अब हम चाहते हैं इन दोनों का डिफरेंस, यदि पॉजिटिव आ जाता है तो इंक्रीजिंग सीक्वेंस हो जाएगा मोनोटोनिक, और यदि नेगेटिव आ जाता है इन दोनों का डिफरेंस तो आपको दे देगा मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस। तो ये आपका an+1 -an यदि हम निकालते हैं तो ये हो जाएगा an+1 की जगह हम रखेंगे n+1 का होल स्क्वायर माइनस n²। इसमें a प्लस बी द होल स्क्वायर फार्मूला लगा दो, ये हो जाएगा n² + 2n+1 और ये -n²। तो आप यहाँ से क्लियर देख पा रहे हैं, ये n² और ये -n² कैंसिल, देन यू विल गेट 2n+1। 2n+1 जो वैल्यू हमको मिला, इन दोनों का अंतर an+1 माइनस an की वैल्यू, तो आप देख पा रहे हैं ये जो n है, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है ये, और नेचुरल नंबर है तो सीधी सी बात है, ये जो 2n+1 की जो बात कर रहे हैं ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। देखिए n में हम 2 मल्टीप्लाई किए तो 2n भी पॉजिटिव हो गया, +1 किए तब भी पॉजिटिव हो गया, तो फाइनली ये क्या हो गया, ग्रेटर देन 0 हो गया। तो ग्रेटर देन 0 है, इसका क्या मतलब है कि ये जो हमारा सीक्वेंस है ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, मोनोटोनिक सीक्वेंस है। ध्यान देंगे, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन, यदि r इक्वल टू आ जाता तो ये स्ट्रिक्टली लिखने की आवश्यकता नहीं है। यदि लेस देन 0 हो जाता, डायरेक्ट इक्वल टू केस नहीं आ रहा है, तो ये आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस हो जाएगा ये, ऐसा। चलिए इसमें कुछ और क्वेश्चन हम देखते हैं कि मोनोटोनिक इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, आपके एक्सरसाइज में भी मैं देख रहा था कुछ कुछ क्वेश्चन है, आप लोग सॉल्व करेंगे, यदि नहीं बनता है तो बताएंगे। जैसे एग्जांपल में हम कहें an इक्वल टू, यू हैव टू गिवन 1 + 1/2 + 1/3 + 1/n, हाँ n/n तक, ये यहाँ तक। इसको हमको सॉल्व करना है, दिखाना है कि क्या ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो ये हमको an मिल गया, तो तुरंत हमको क्या निकालना है, an+1 फाइंड करना है पहले, तो हो जाएगा 1 1/2 1/3। अच्छा मैं यहाँ पे एक मिस्टेक किया इस क्वेश्चन में, ये जाएगा आपका एंड सो ऑन +1/n तक, प्लस एंड सो ऑन, ये आपका हो जाएगा 1/n। अब देखिए पहला जो टर्म था वो an 1/n तक जा रहा था, an+1 आपको कहाँ तक जाने वाला है, ये जाने वाला है आपका 1/n + 1/n+1। एक टर्म हम आगे लेंगे,
11 पे आप लोग मैथमेटिकल इंडक्शन पढ़े हैं, गणितीय आगमन सिद्धांत, है ना। तो n इक्वल टू के प्लस वन के लिए भी जैसे हम प्रूफ करते थे उसको, कि हमको क्या वैल्यू देने वाला है, तो उसमें भी सेम ऐसा ही स्टेप करते थे। ध्यान देंगे कुछ क्वेश्चन ऐसा होगा जिसको हमको मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड से प्रूफ करना पड़ेगा कि वो जो दिया गया सीक्वेंस है वो मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है या इंक्रीजिंग है ना। तो ऐसा एक आध एग्जांपल हम इसमें लेके चलेंगे कि इसको हम मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूफ करें। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सिंस ए एन प्लस वन माइनस ए एन, सब्ट्रैक्ट करते हैं दोनों को। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, मैं डायरेक्ट करूंगा यहाँ पे ए एन प्लस वन माइनस ए एन। अब आप इसमें देख पा रहे हैं कि 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 एंड सो ऑन 1 प्लस 1/n, और इसमें भी 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/n तक दोनों टर्म यदि हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पूरा ये कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास केवल बचेगा 1/n+1। n हमारा नेचुरल नंबर है, तो जाहिर सी बात है 1/n+1 भी क्या होगा, आपका पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव नंबर। तो ये ग्रेटर देन जीरो दे दिया। तो ग्रेटर देन जीरो है मतलब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस, इंक्रीजिंग सीक्वेंस हो गया ये। इसी में एक और एग्जांपल, ए एन इक्वल टू आपको गिवन है 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस 1/5, ये ऐसा चलता गया, प्लस इसका जो nth टर्म है आप इसको ऐसा लिख सकते हो 1/n। ध्यान दें, अब इसमें देखिए फिर से इसमें हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है ए एन प्लस वन। ये हो जाएगा ए एन प्लस वन, दिस इज इक्वल टू, ये आपको क्या दे देगा, 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस 1/5 माइनस, ऐसा हम आगे बढ़ते गए और यहाँ पे आ जाएगा प्लस माइनस 1/n, और यहाँ पे प्लस माइनस 1 टू द पावर n प्लस 1 अपॉन 1 अपॉन n प्लस 1 आ जाएगा ये। ध्यान दें, अब जब इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं यहाँ पे ए एन प्लस वन माइनस ए एन निकालते हैं, तो फिर से पिछले क्वेश्चन की भांति ये आपका 1/n तक, और ये फर्स्ट टर्म से लेकर माइनस 1 टू द पावर n 1/n तक ये क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमारे पास बचेगा केवल माइनस 1 टू द पावर n प्लस 1 और ये 1 अपॉन n प्लस 1, ये इतना बच रहा है। अब देखिए हम इन दोनों को चेक करेंगे। अब n के लिए हम अलग अलग वेरी करके देखते हैं, तो दो वैल्यू पर्याप्त है इसके लिए। n नेचुरल नंबर है तो n की वैल्यू 1 रख के देखो, 2 रख के देखो क्या देता है ना। फिर ये इवन और ऑड वाला कैंसिल आपको मिलता जाएगा। तो यदि n इक्वल टू हम 1 जो कि क्या है ऑड लेके चले, यदि ऑड प्लेस लेके चले तो हमको क्या देता है, देखिए ए एन प्लस वन माइनस ए एन, तो माइनस 1 टू द पावर 1 प्लस 1 और ये 1 अपॉन 1 प्लस 1 हो जाएगा। तो फाइनली माइनस 1 टू द पावर 2 मतलब ये मिल जाएगा पॉजिटिव, और ये मिल गया 1/2। तो डिफरेंस यहाँ पे देखिए पॉजिटिव मिला मतलब ये ग्रेटर देन जीरो आ गया। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि ये क्या हो गया, इंक्रीजिंग। अच्छा, तो ये तो n यदि आपका क्या हो जाता है, ऑड हो जाता है उस केस में। अगला इफ n इक्वल टू 2 ले लें, मतलब क्या ले लें, इवन ले लें, उस केस में देखते हैं क्या देता है ये n प्लस वन माइनस ए एन, दिस इज इक्वल टू माइनस 1 टू द पावर 2 प्लस 1 और 1 अपॉन 2 प्लस 1। तो देखिए माइनस 1 टू द पावर 3 मतलब नेगेटिव अपॉन 3, तो ये हो गया लेस देन जीरो। तो इस केस में ये आपको दे दिया डिक्रीजिंग, और n के ऑड वाले केस में ये आपको दे दिया इंक्रीजिंग। तो एक बार इंक्रीजिंग एक बार डिक्रीजिंग ऐसा दिखाई दे रहा है ये, तो इसको हम लिखेंगे नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, ना ही ये इंक्रीजिंग है ना ही डिक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग है और डिक्रीजिंग भी है ऐसा नहीं लिखेंगे, है ना। वो आपका लिखाएगा नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, ना ही ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस है ना ही
डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, ये ऐसा दिखेगा। अब थोड़ा सा अलग क्वेश्चन हम लेके चलते हैं, जिसमें हमको बताना है कि दिया गया जो सीक्वेंस है वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग, हमको दिखाना रहेगा। तो एक क्वेश्चन और, ए एन इक्वल टू 2n-7 अपॉन 3n+2। थोड़ा सा अलग अलग टाइप के क्वेश्चन, ताकि आपको हल करने में आसानी हो। ये सीक्वेंस हमको गिवन है, जिसका nth टर्म ये है। हमको चेक करना है कि ये क्या इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, ये हमको चेक करना है। तो सॉल्यूशन में पहला काम हम करेंगे an+1। ये n+1 मतलब n के प्लेस पे हमको n+1 क्या करना है, रिप्लेस करना है। तो 2 इंटू n+1-7 अपॉन 3 इंटू n+1+2। 2 का मल्टीप्लाई करो 2n+2-7 अपॉन यहाँ पे 3 को मल्टीप्लाई करो 3n+3+2। क्या देने वाला है ये, 2n-5 अपॉन ये हो जाएगा 3n+5। अब यहाँ से आपको बताना है कि क्या ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग ऑर्डर है ना। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको करना पड़ेगा an+1 - an निकालना पड़ेगा। ये तो an+1 की जगह में हमने वैल्यू निकाला 2n-5 अपॉन 3n+5 माइनस an की वैल्यू है 2n-7 अपॉन 3n+2। थोड़ा सा कैलकुलेशन हम करेंगे। देखिए दोनों रेशनल नंबर है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए। तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, है ना। 3n का मल्टीप्लाई कर दिया तो 3 2 जा 6n² -5 के साथ करेंगे तो 3 5 जा 15n। 2 का करेंगे तो प्लस 2 2 जा 4n -2 5 जा 10। यहाँ से माइनस 3n का करेंगे तो 3 2 जा 6n² -3 7 जा 21n। फिर 5 का करेंगे तो प्लस 5 2 जा 10n -5 7 जा 35। ये डिनोमिनेटर में आप इसको 3n+5 और 3n+2 ही रखो। जैसे ही ब्रैकेट ओपन करेंगे 6n² माइनस ये -15 और ये +4, ये हो जाएगा -11n -10। माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो -6n²। यहाँ देखिए -21 + 10 तो -11। माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा +11n माइनस माइनस +35 अपॉन में 3n+5 अपॉन 3n+2 हो जाएगा। अब देखिए जो टर्म कैंसिल आउट हो रहे हैं उसको बाहर कर दो, +6n² -6n² -11 +11। आपके पास बचा 35 - 10, तो ये हो जाएगा 25 अपॉन 3n+5 और ये 3n+2। देख पा रहे 25 पॉजिटिव है, 3n+5 भी पॉजिटिव है और 3n+2 भी पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये पूरी वैल्यू जो हम an+1 - an निकाले, ये ग्रेटर देन 0 दे रहा है। तो ग्रेटर देन 0 दे रहा है मतलब क्या हो गया कि ये जो सीक्वेंस जो दिया गया है ये मोनोटोनिक स्ट्रिक्टली, है ना, ये स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस हो गया। बताइए ये सवाल समझ आया क्या सभी को। हेलो, जी सर। ठीक। अब जैसे हमको एक ही टर्म दिया है an, तो इस टाइप का an+1 - an मेथड से हमने हल किया। मान जाए किसी दो टर्म के बीच में हमको रिलेशन गिवन है ना, ध्यान देना, रिलेशन बिटवीन टू टर्म्स। कोई भी दो टर्म्स हमको दिया है, उसके बीच में आपको रिलेशन दिया है, और वहां पे हमको चेक करना है कि गिवन सीक्वेंस जो है वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तब के केस में हम मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड से उसको हम प्रूव करेंगे। जैसे क्वेश्चन में दिया an+1 = 2an+1 अपॉन
3 वेयर a1 इक्वल टू 1/2 है। देख लें an प्लस 1 और an इन दोनों के बीच में ये रिलेशन दिया है कि an में 2 मल्टीप्लाई करें प्लस 1 करें और 3 से डिवाइड करें तब वो n प्लस 1 की क्या होता है इक्वल होता है। और ये पहला टर्म को जो है दे दिया है, ये कितना है 1/2 है। हमको चेक करना है कि ये जो सीक्वेंस है ये आपका डिक्रीजिंग है या इंक्रीजिंग है। उसके पहले थोड़ा सा हम आइडिया लगाने के लिए कि ये जो सीक्वेंस है वो इंक्रीजिंग हो सकता है या डिक्रीजिंग हो सकता है। देखिए पहले केस में हमने क्या देखा था कि यदि इंक्रीजिंग है तो ग्रेटर देन आर इक्वल टू an, या फिर इसी को लिखते हैं an प्लस 1 माइनस an इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। नंबर दूसरा an प्लस 1 इज लेस देन आर इक्वल टू an डिक्रीजिंग के लिए, या फिर इसी को हम लिखते हैं an प्लस 1 माइनस an इज लेस देन आर इक्वल टू 0। ये तो थोड़ा सा पहले हम आइडिया लगाते हैं, n इक्वल टू 1 रख के देखते हैं और 2 रख के देखते हैं और थोड़ा चेक कर लेते हैं कि ये जो सीक्वेंस है ये डिक्रीजिंग की ओर जा रहा है कि इंक्रीजिंग की ओर जा रहा है, थोड़ा चेक करते हैं। तो an प्लस 1 n की जगह में यदि हम 1 रखते हैं तो ये पहला टर्म जो an प्लस 1 है n की जगह 1 रखेंगे तो ये दे देगा हमको a2 दे देगा। तो 2 इंटू ये हो जाएगा a1 प्लस 1/3। तो 2 इंटू a1 की वैल्यू है 1/2 प्लस 1/3। यहाँ से आप देख पा रहे हैं 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा 1 प्लस 1, फाइनली 2/3। एक और टर्म n इक्वल टू 2 रख के देखते हैं तो ये हो जाएगा a3। ध्यान देना हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं ना, जो क्वेश्चन हमको दिया है यहाँ पे हम n इक्वल टू 1 2 3 पुट कर रहे हैं। तो n की जगह 2 रखेंगे तो ये a3 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 इंटू a2 प्लस 1/3। 2 इंटू a2 हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 2/3 प्लस 1/3। थोड़ा सा सॉल्व कर दो इसको, 2 2 जा 4/3 प्लस 1/3 और ये आपका 3 1 जा 3 7, ये हो जाएगा 7/9। 7/9 आ गया। अब हम चेक करना चाह रहे हैं, देखिए ये 2/3 था, फर्स्ट टर्म था 1/2, सेकेंड टर्म हमको मिला 2/3, थर्ड टर्म हमको मिल गया 7/9। तो वैल्यू क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। देख पा रहे हैं वैल्यू क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। देखिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। या फिर यदि आप चेक करना चाहते हैं या करके तो आप a2 माइनस a1 करके देख लो, क्या वैल्यू मिलता है। a2 की वैल्यू है 2/3 माइनस a1 की वैल्यू है 1/2। सॉल्व कर दो, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4 माइनस 3, ये मिल गया 1/6 विच इज ग्रेटर देन 0, है ना। आप चाहें तो a3 माइनस a2 करके देख लो, a3 की वैल्यू है 7/9 माइनस a2 की वैल्यू है 2/3। यहाँ से आप 9 और 3 का एलसीएम ले लो, ये आ जाएगा 9, ये 7 माइनस 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, ये मिल गया 1/9। तो देखिए ये भी ग्रेटर देन 0 है। तो कोई भी कंटिन्यूअसली दो टर्म्स का आप डिफरेंस ले रहे हो यहाँ पे, तो हमको ये देखो पॉजिटिव वैल्यू मिल रहा है, मतलब ये जो सीक्वेंस है, गिवन सीक्वेंस है, ये क्या है आपका इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। तो हम केवल आइडिया लगाने के लिए n की वैल्यू 1 2 3 रख कर देखें कि क्या ये सीक्वेंस डिक्रीजिंग दे रहा है हमको कि इंक्रीजिंग देख रहा है। तो इस एग्जांपल से n की वैल्यू 1 और 2 रख के हमको ये समझ आ गया कि ये जो क्वेश्चन है ये इंक्रीजिंग के लिए है। तो हमको क्या करना है, टू प्रूव an प्लस 1 माइनस an इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, हमको ये प्रूव करना है। ध्यान दें हमारा जो सीक्वेंस है फाइनली क्या है, इंक्रीजिंग है ना। तो an प्लस 1 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू n की बजाय दोनों के डिफरेंस को हमको 0 से बड़ी वैल्यू दिखाना है, 0 से बड़ी वैल्यू दिखाना है। सो वी हैव टू शो बाय मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड, इससे हमको प्रूव करना है। तो इसके लिए हम कैसे प्रूव करते हैं, सबसे पहला काम n इक्वल टू 1 के लिए हम इसको प्रूव करेंगे। पहला काम n इक्वल टू 1 के लिए, तो n इक्वल टू 1 के लिए प्रूव करेंगे तो क्या हो जाएगा,
n की जगह 1 रखो आप, तो ये हो जाएगा a2 माइनस ये हो जाएगा a1। इसको आप चेक करो, a2 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 2/3 माइनस a1 की वैल्यू निकाल चुके हैं हम 1/2। दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये 1/6 आएगा। ये ऊपर में हम सॉल्व कर चुके हैं और ऑलरेडी ये ग्रेटर देन 0 है। देखिए ग्रेटर देन आर इक्वल टू, ध्यान दो इसका क्या मतलब है, या तो ग्रेटर देन होगा या फिर इक्वल टू होगा, दोनों में से कोई एक होल्ड कर गया मतलब वो ट्रू है। ग्रेटर देन और इक्वल टू ऐसा पढ़ते हैं। तो ग्रेटर देन 0 मिल गया हमको, एक केस मिल गया, सो इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। तो ये जो स्टेटमेंट है हमारा n इक्वल टू 1 के लिए प्रूफ हो गया। अब मैथमेटिकल इंडक्शन में नेक्स्ट क्या करते हैं बताएं। लेट इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k। दैट इज क्या करते हैं हम, n इक्वल टू k के लिए हम इसको ट्रू मान लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये ak प्लस 1 माइनस ak इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये हमने मान लिया इसको। इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब ध्यान दें हमको क्या दिखाना है, नेक्स्ट में n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए इसको प्रूफ करके दिखाना है। तो n इक्वल टू k प्लस 1 करेंगे तो जो पहला टर्म है, ध्यान देना, ध्यान से समझे यहाँ पे, ये जो पहला टर्म है a k प्लस 1, k की जगह k प्लस 1 रखेंगे तो ये क्या दे देगा हमको, a k प्लस 2 दे देगा। माइनस k की जगह में फिर k प्लस 1 रखेंगे तो ये a k प्लस 1 हो जाएगा। इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 हमको शो करना है। ध्यान देना हमने n इक्वल टू 1 के लिए प्रूफ कर लिया कि ये पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। सेकंड में हम क्या करते हैं, ये फर्स्ट था ये सेकंड था, सेकंड केस में हम क्या करते हैं कि n इक्वल टू k के लिए सपोज ये जो स्टेटमेंट है वो क्या है, ट्रू है, ये हमने मान लिया। अब हमको n की जगह k रखे तो ट्रू है ऐसा हम एजम्पशन है हमारा, तो उसको n की जगह k प्लस 1 के लिए रख के देखना है कि क्या उसके लिए ट्रू हो रहा है। तो यदि n की जगह k प्लस 1 रखते हैं तो ये ऑलरेडी k प्लस 1 है पहले से, तो ये k प्लस 2 हो जाएगा, और ये जो a k है वो a k प्लस 1 हो जाएगा। इसके लिए हमको ग्रेटर देन 0 दिखाना है, मतलब ये हमको प्रूफ करना है। बताइए ये वाला स्टेप समझ आया क्या सभी को? हेलो, यस यस सर। ठीक। अच्छा तो हम k प्लस 2 कैसे फाइंड करेंगे, k प्लस 2 कैसे फाइंड करेंगे, है ना, ध्यान देंगे। इसको मैं मिटा देता हूँ, ये तो हमारे समझने के लिए था कि हम ऐसा करना चाह रहे हैं। देख लो हमारे पास an प्लस 1 इक्वल टू गिवन है 2an प्लस 1 अपॉन 3। ध्यान दें तो यदि हम a k प्लस 2 करते हैं, ध्यान दें ये n प्लस 1 है तो उससे एक कम है ये, तो ये क्या होना चाहिए, 2ak प्लस 1/3 होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। ध्यान दें तो ये जो हम लेके चले हैं, कौन सा स्टेप लेके चले हैं कि a k प्लस 1 माइनस a k इज ग्रेटर देन 0, जो हम लेके चल रहे हैं कि इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1 सॉरी k, इसी को हमको आगे बढ़ाना है। हमारे पास में कोई दूसरा रास्ता नहीं है कि हमको a k प्लस 2 डायरेक्ट मिल जाए, ठीक है, तो इसी को हमको आगे बढ़ाना है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, ध्यान दें, यदि ये जो दिखाई दे रहा है आपको a k प्लस 1, इसमें हम 2 मल्टीप्लाई करें प्लस 1 करें और 3 से डिवाइड कर दें, तो इस पूरे वैल्यू की जगह में हम a k प्लस 2 रख सकते हैं या नहीं, बताइए। मतलब ये जो राइट साइड वाला जो टर्म्स है, यदि इतना आ जाता है तो उसके जगह में हम a k प्लस 2 रख सकते हैं। ये जो हमको सीक्वेंस दिया है अकॉर्डिंग टू दिस सीक्वेंस, ओके। तो हम क्या कर रहे हैं, ये जो इक्वेशन नंबर 1 है उसमें मैं पहले 2 मल्टीप्लाई करूंगा, तो 2 इंटू ए के प्लस 1 माइनस 2ak। तो किसी भी इनइक्वलिटी में यदि कोई पॉजिटिव टर्म मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वलिटी चेंज नहीं होता है, तो ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 ही रहेगा। ध्यान दें इक्वल टू 0 ही रहेगा। अब हमको क्या चाहिए, प्लस 1 चाहिए,
हमको +1 चाहिए। तो 2ak +1 ऐड कर दिए, मीनिंग ना बदले करके 1 माइनस कर दिए, और ये -2ak ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। क्योंकि हम प्लस और माइनस जो है एक ही साइड में किए हैं, लेफ्ट साइड में। हमने जब +1 किया तो मीनिंग ना बदले करके हमने 1 माइनस भी कर दिया, तो इनइक्वलिटी यहाँ पर भी चेंज नहीं होगा। अब थोड़ा सा लिखने के ढंग को हम एक साथ कर देते हैं। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2ak +1 और ये +1, इन दोनों में माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 2ak, और माइनस कॉमन निकालेंगे तो +1, और ये फिर से ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। बस लिखने के ढंग को थोड़ा सा हम बदले हैं। अब हमको क्या चाहिए, डिवाइड में 3 चाहिए। डिवाइड में हमको क्या चाहिए, 3 चाहिए, ताकि उसकी जगह हम ak +2 लिख सकें, ये वाला टर्म। तो 3 से डिवाइड करो तो कोई भी पॉजिटिव टर्म यदि डिवाइड करते हैं तब भी इनइक्वलिटी चेंज नहीं होता है। तो 2ak +1 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2ak +1/3 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। अब देखिए, इस पूरे टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ak +2। ये देखिए, यहाँ से हमने थोड़ा सा आइडिया लगाया था कि यदि an+1 बराबर 2an+1/3 है तो k+2 क्या हो सकता है। यदि ये 5 है तो यहाँ पे 4 आ रहा था, यहाँ पे 9 है तो यहाँ पे 2 इंटू क्या आ रहा था, ये आपका a9 है तो यहाँ पे a8 आ रहा था, एक कम आ रहा था। तो यदि k+2 है तो यहाँ पे k+1 आएगा, ऐसा हम एक आइडिया लगाए थे। तो उसके जगह में देखिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, ak+2 लिख सकते हैं, और माइनस इसको लिख सकते हैं ak+1 लिख सकते हैं। देखिए ये ak है तो ak+1 विच इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। यहाँ तक ओके है क्या सभी को। और ये हम n इक्वल टू k+1 के लिए भी प्रूफ हो गया। इट इज ऑल्सो ट्रू for n equal to k+1, hence the statement, कौन सा स्टेटमेंट, an+1 minus an is greater than or equal to 0 is true for all n belongs to natural number. So sequence is monotonic increasing। ये ऐसा इसका प्रूफ हो जाएगा बाई मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड। बताइए, इसमें किसी को भी कोई दिक्कत हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। मेन यही था, n इक्वल टू k के बाद जो n इक्वल टू k+1 के लिए जो हम प्रूफ करते हैं ना, मेन प्रूफ यही रहता है मैथमेटिकल इंडक्शन में। समझ आया जी सभी को। हेलो, एक बार यस नो कहेंगे। हेलो, Yes, sir. आ रहे समझ में सभी को। बताइए एक बार, समझ नहीं आया क्या, यस नो कुछ नहीं बोल रहे हैं। यस सर, समझ आया। ठीक, मैथमेटिकल इंडक्शन ही है और कुछ नहीं था इसमें। अब इसके बाद एक नया सीक्वेंस इसी में हम देखेंगे, जिसको हम कहते हैं इवेंचुअली मोनोटोनिक सीक्वेंस। ये सारे टॉपिक आपके सिलेबस में है इस चैप्टर के हिसाब से, है ना। कुछ कुछ थ्योरम भी है इसमें। आज की क्लास के बाद हम थ्योरम को कवर करेंगे। आज फिलहाल और कुछ इंट्रोडक्शन जो क्लास है उसको देख लेते हैं। टॉपिक है आपका इवेंचुअली मोनोटोनिक। देखिए, ये जो बाई नेम है, इवेंचुअली का मतलब क्या समझ रहे हो आप, कि सडनली से, अचानक से, कि कोई भी आपका सीक्वेंस जो दिया रहेगा, है ना, वो सीक्वेंस अचानक से वो मोनोटोन जो है क्या करेगा,
प्रॉपर्टी प्रदर्शित करेगा, कहना चाहिए, है ना। कोई सीक्वेंस उटपुटान से चलता रहेगा, अचानक से वो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे डिक्रीजिंग की ओर चला जाएगा या फिर इंक्रीजिंग की ओर चला जाएगा। तो इस टाइप का जो सीक्वेंस है उसको हम इवेंचुअली किसी स्पेशल या विशेष टर्म के बाद जो सीक्वेंस है या तो इंक्रीजिंग हो जाए या डिक्रीजिंग हो जाए, तो उस टाइप के सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं, इवेंचुअली मोनोटोनिक सीक्वेंस कहते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल पहले दूं, उसके बाद हम डेफिनेशन लिखेंगे। एग्जांपल में जैसे हमारे पास ए एन है एक सीक्वेंस, इसमें क्या है 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1, ये हो गया। उसके बाद यहाँ से ये 1 2 3 4 5 ये ऐसा स्टार्ट हो जाता है, ध्यान दो। कि आपका ये A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 और A9 के बाद A10 से सॉरी A8 के बाद, ये यहाँ से A8 के बाद A9 से ये जो सीक्वेंस है ये इंक्रीजिंग होना स्टार्ट हो जा रहा है। देखिए शुरुआत के 8 टर्म्स तक ये नॉर्मल था, +1 -1 +1 इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऐसा चल रहा था, है ना। ना तो इंक्रीजिंग था ना तो डिक्रीजिंग था, ऐसा कहना ज्यादा सही रहेगा। लेकिन 8th टर्म के बाद सीक्वेंस जो है हमारा बढ़ना शुरू हो जाता है। ये देखिए कितने टर्म के बाद, 8th टर्म के बाद। तो इस टाइप का जो सीक्वेंस होता है उसको हम इवेंचुअली मोनोटोनिक सीक्वेंस कहते हैं। किसी भी सीक्वेंस में एक स्पेशल टर्म के बाद, विशेष टर्म के बाद या फिक्स्ड टर्म के बाद सीक्वेंस जो है या तो डिक्रीजिंग होना स्टार्ट हो जाए या फिर इंक्रीजिंग होना स्टार्ट हो जाए, तो उस टाइप का जो सीक्वेंस है उसको हम मोनोटोनिक सॉरी इवेंचुअली मोनोटोनिक सीक्वेंस कहेंगे। तो जहां से ये इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होना शुरू हो जाता है वहां से उसको हम एक नया नाम देते हैं। जैसे ये A8 है तो यहाँ से इसको हम B1 शुरू कर देंगे, इसको नाम B1 B2 B3 ये ऐसा बढ़ते जाएगा आगे, ठीक है। तो B1 को हम बता पाएंगे, क्या बता पाएंगे, चलिए इसको थोड़ा डेफिनेशन कर लेते हैं, उसके बाद उसको लिखते हैं। सीक्वेंस AN is said to be eventually monotonic if there exists small k belongs to natural number such that sequence Bn is monotonic where Bn is defined as कैसे डिफाइन कर रहे हैं इसको, Bn इक्वल टू An प्लस k-1, ये Bn को हम ऐसा डिफाइन कर रहे हैं, ध्यान देंगे। तो यदि हम इसको लिखें Bn को, तो एक्चुअल में ये कैसा हो रहा है, ये B1 B2 B3 B4 ऐसा होते जाएगा। तो यदि हम n की वैल्यू 1 रख देते हैं, ध्यान दें यहाँ पे n की वैल्यू 1 रख देते हैं, ये जो Bn इक्वल टू हम यहाँ पे डिफाइन किए कि हमारा जो सीक्वेंस जहां से मोनोटोनिक इंक्रीजिंग या मोनोटोनिक डिक्रीजिंग होना स्टार्ट किया है वहां से हम नया नाम दे रहे हैं इसको Bn के रूप में। तो सीक्वेंस में यदि हम n की वैल्यू 1 रख देते हैं तो देखिए 1 + k-1 तो 1 1 कैंसिल, तो फाइनली ये क्या हो जाएगा आपका ak। n की वैल्यू 2 रखो तो 2 - 1 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ak+1। नेक्स्ट a+2, नेक्स्ट आपका ak+3, ये इस टर्म में आगे बढ़ता जाएगा। तो ये जो मैं एग्जांपल लेके चला हूं इसमें k की वैल्यू एक्चुअल में क्या है, इस एग्जांपल में k की वैल्यू है आपका 8, k की वैल्यू है 8। ये 8 तक जा रहा है, ये उसके आगे k+1 k+2 k+3 ऐसा करते जाएंगे तो अगला टर्म हमको मिलता जाएगा। और ये अगला टर्म क्या है एक्चुअल में, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है इवेंचुअली,
है ना। तो एट्थ टर्म के बाद हमारा जो सीक्वेंस है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर हमको मिल जाता है। तो इस प्रकार ये जो सीक्वेंस होगा वो इवेंचुअली मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस हो जाएगा। इसी क्रम में आप मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस भी ले सकते हैं, है ना। जैसे हम एग्जांपल की बात करें, फिर से एक और एग्जांपल कि हमारे पास है ए एन इक्वल टू एन स्क्वायर वेयर एन इज ग्रेटर देन 3। ध्यान दें, यदि एन की वैल्यू 3 से हम बड़ी ले रहे हैं, 4 5 6 ऐसा, तब ए एन इक्वल टू एन स्क्वायर यूज करना है एंड ए वन इक्वल टू 10, ए टू इक्वल टू -5, ए थ्री इक्वल टू -10। तो हमारा जो सीक्वेंस है देखिए कैसे बन रहा है। ये एक्चुअल में होना कैसे चाहिए, ये होगा A1, A2, A3, A4, A5 ऐसे बढ़ेगा ये सीक्वेंस। A1 की वैल्यू 10, A2 की वैल्यू -5, A3 की वैल्यू -10। तो देखिए 10 फिर -5 फिर -10, यहाँ पे हम कुछ नहीं बोल सकते कि सीक्वेंस जो है हमारा इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। लेकिन जैसे ही n की वैल्यू 3 से हम बड़ी ले लेंगे, तभी आपका क्या हो जाएगा, A4 होगा। तो A4 में क्या रखेंगे, n की जगह 4 रखेंगे, तो ये हो जाएगा 4 स्क्वायर, फिर 5 स्क्वायर, फिर 6 स्क्वायर, ये 7 स्क्वायर, ये ऐसे आगे बढ़ते जाएगा। तो देखिए आप यहाँ से देख पा रहे हैं कि 3 टर्म के बाद ये जो सीक्वेंस है हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ रहा है। तो ये स्टार्ट कैसे होगा, यहाँ से ये हो जाएगा आपका B1, B2, B3, ये B4, ये इस टाइप का टर्म देंगे आपको। तो ये हो गया आपका इवेंचुअली मोनोटोनिक सीक्वेंस। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है सब सीक्वेंस। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो है सब सीक्वेंस। सब सीक्वेंस ऑफ अ सीक्वेंस, ऐसा करो, एक मिनट, सब सीक्वेंस ऑफ अ सीक्वेंस। जैसे किसी सेट का हम सबसेट पढ़ते हैं, बिल्कुल उसी टाइप का किसी भी सीक्वेंस का सब सीक्वेंस। अब ये क्या चीज है ना। इसके लिए पहले हम एग्जाम्पल देखते हैं, ये ज्यादा सही रहेगा, है ना। तो एग्जाम्पल के लिए देखिए, यही पे कर देता हूँ एग्जाम्पल, डेफिनेशन हम नीचे लिखेंगे। जैसे कि हमारे पास ए एन, हम A1, A2, A3, इसी क्रम में हम आगे A4 और ले लेता हूँ, एक एंड सो ऑन आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब n की वैल्यू 1 2 3 हम आगे बढ़ाए। अब इसका हम सब सीक्वेंस निकालना चाहते हैं। तो सब सीक्वेंस में क्या क्या आ जाएगा कि जैसे कि मैंने सारे जो इवन प्लेस में जो टर्म्स है इस सीक्वेंस में, मैं उसको लिख दिया A2, A4, A5, सॉरी A6, A8, ये ऐसे आगे बढ़ते गया। इसी क्रम में मैं लिख दिया A1, A3, A5, A7, और ये आगे बढ़ते गया। तो देखिए ये सीक्वेंस हमारा जो मेन सीक्वेंस है उसी से बना हुआ है, बशर्ते हमने क्या किया है, जो इवन प्लेस वाले जो टर्म्स है उसको हम क्या कर दिए, रिमूव कर दिए पहले वाले में। दूसरे में हमने क्या किया, जो उल्टा बोल दिया क्या, ऑड प्लेस वाला था उसको हमने पहले में क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। तो एक नया सीक्वेंस तैयार हुआ, तो वो पहले सीक्वेंस का सब सीक्वेंस कहलाएगा। सेकेंड वाले में हमने क्या किया, जो इवन वाले टर्म है उसको हमने यहाँ से क्या कर दिया, हटा दिया। तो फिर से हमको एक नया सीक्वेंस मिला, और ये सीक्वेंस किससे मिलकर बना हुआ है, किससे बना हुआ है, पहले सीक्वेंस से बना हुआ है। तो ये फिर से इसका क्या कहलाएगा, सब सीक्वेंस कहलाएगा। कहने का मतलब जो हमारा ओरिजिनल सीक्वेंस है उस सीक्वेंस में से कुछ टर्म्स को रिमूव करके यदि हम कोई नया सीक्वेंस बनाते हैं, तो वो जो बना हुआ नया सीक्वेंस है पहले सीक्वेंस का सब सीक्वेंस कहलाता है। तो यदि इसका हम डेफिनेशन लिखते हैं, तो डेफिनेशन थोड़ा सा देखें कैसे लिखेंगे इसको। लेट एन के बी स्ट्रिक्टली, ध्यान देना इसको, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर
of natural number, then for any sequence an and k is defined as subsequence of an। ध्यान दें, इसमें मेन जो हमने टर्म्स लिखा वो क्या लिखा कि ये जो n के है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए, इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर। ध्यान दें, जैसे कि हमने एग्जांपल में a1 a2 a3 a4 ऐसा लिखा और उसमें से कुछ टर्म को रिमूव करके हमने a2 a4 a6 a8 हमने बनाया। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं, 2 is less than 4 is less than 6 is less than 8 is less than 10, ये ऐसा बढ़ते जा रहा है। तो क्या है ये जो हमने जो सिफिक्स लिया हुआ है 2 4 6 8, इसका जो ऑर्डर है वो स्ट्रिक्टली क्या है, इंक्रीजिंग है। ध्यान देंगे इस बात को, स्ट्रिक्टली क्या है, इंक्रीजिंग है। कहने का मतलब यदि मैं यहाँ पे a2 a4 ले रहा हूँ, a8 ले रहा हूँ और यहाँ पे a6 में नहीं ले सकता, ध्यान दें इस बात को, तब ये आपका सब सीक्वेंस नहीं कहलाएगा। a8 के बाद a6 आ जाएगा तो ये क्या हो गया, आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ गया। ये जो सफिक्स की जो बात है जिसको हम कह रहे हैं लेट n के बी द स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का जो हम n के लेके चलेंगे वो क्या होना चाहिए, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होना चाहिए उसका सफिक्स। नंबर कुछ भी हो उससे हमको कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो जो हम टर्म्स लेके चलेंगे 1 2 3 4 5 6 7, ये जो है आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए, तभी उसको हम पुराने सीक्वेंस का क्या कहेंगे, सब सीक्वेंस कहेंगे। जैसे यहाँ पे मैं एग्जांपल लिखा a2 a4 a8, ये आ गया a6, तो 8 के बाद 6 आ गया ये, तो ये जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होना चाहिए इस कंडीशन को ये फुलफिल नहीं किया, तो ये आपका सब सीक्वेंस के अंतर्गत नहीं आएगा। इस बात को विशेष ध्यान देना है इसमें। बताइए ये समझ आया क्या? अब इसमें नोट करने वाली बात क्या है कि एवरी सब सीक्वेंस जो होता है इज अ सीक्वेंस इटसेल्फ। हर एक सीक्वेंस जो है अपने आप में क्या होता है, सब सीक्वेंस जो है अपने आप में क्या होता है, एक सीक्वेंस होता है। अब चलिए कुछ अच्छे एग्जांपल इसमें करते हैं, सीक्वेंस का हम सब सीक्वेंस बनाते हैं। ये जो एन के वगैरह जो लिख रहा हूँ ना वो चीजें क्लियर हो जाएगी। इफ एन के को हम लेके चलते हैं, क्या लेके चलते हैं, 2 के लेके चलते हैं। ध्यान दें, देन हमारा जो एन के हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2 4 6 8 10, ये इसी क्रम में आगे बढ़ेगा। ध्यान दें, और ये जो ऑर्डर है ये आपका क्या होना चाहिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर होना चाहिए स्ट्रिक्टली। देन ध्यान दो, देन ए एन के, ये जो 2 के की जो हम बात कर रहे हैं ना, एक्चुअल में ये सुफिक्स है। जो भी हम पहला टर्म दूसरा टर्म तीसरा टर्म जो लिखते हैं ना वही सुफिक्स है, उसी को हम लेके चल रहे हैं। तो ए एन के जब हम बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, a2 a4 a6 a8, ये ऐसे चलते जाएगा। ध्यान दो, तो ये क्या हो गया, ये आपका हो गया सब सीक्वेंस हो गया। किसका सब सीक्वेंस हो गया, ए एन का। ए एन आप ले लो a1 a2 a3 इन द सेम वे। ठीक है जी, समझ में आया ये? हेलो, हेलो, सर आपकी आवाज नहीं आ रही थी, एक बार रिपीट कर दीजिए। हाँ क्या हो गया बोले? आपकी आवाज नहीं आ रही थी, एक बार रिपीट कीजिए एग्जाम्पल। अच्छा अभी ठीक है ना आवाज? यस सर। ठीक, तो एग्जाम्पल से नहीं आ रहा था ना आवाज?
यस सर। ठीक। तो ये जो हम एन के इक्वल टू 2k जो लेके चल रहे हैं ना, ये एन के एक्चुअल में जो हम टर्म्स लिखते हैं ना, A1 A2 A3, तो ये जो 1 2 3 जो हम कह रहे हैं ना, ए के नीचे में जो लिख रहे हैं सफिक्स, वो वाला जो टर्म है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए किसी भी सीक्वेंस के लिए, तब वो सब सीक्वेंस कहलाएगा। तो जैसे इस एन के को हम 2k लेके चले, तो के की वैल्यू 1 2 3 4 5 आप क्या कराओ, वेरी कराओ, तो ये A2 A4 A6 A8 हो जाएगा। तो जाहिर से आप बात है, आप देख सकते हैं एन जो होगा, जो कि क्या होगा आपका A1 A2 A3, ये क्या हो जाएगा, ये इसका सब सीक्वेंस हो जाएगा। एन के सब सीक्वेंस है ना, ध्यान देंगे, है ना। और ले सकते हैं एग्जाम्पल में, इफ एन के को आप क्या लेके चलो, 3 टू द पावर के ले लो, तो एन के क्या हो जाएगा, 3 1 जा 3 3 3 जा 9, और 3 की पावर 3 करोगे तो हो जाएगा 27, फिर हो जाएगा 81, या ऐसे आगे लेते जाओ। तो ये जो ए एन के होगा, ध्यान दें, ये क्या होगा आपका, ये होगा A3 A9 A27 A81, इसी क्रम में ये आगे बढ़ते जाएगा, इज अगेन सब सीक्वेंस ऑफ AN A1 A2 एंड सो ऑन। इसका फिर से हमको क्या मिल गया, एक सब सीक्वेंस मिल गया। मतलब कोई भी एक टर्म को केवल रिमूव कर देने के बाद जो नया सीक्वेंस मिलेगा ना, वो उसका सब सीक्वेंस हो जाएगा, बशर्ते इसको ध्यान देना है कि उसके जो सफिक्स है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ नेचुरल नंबर होना चाहिए। नेचुरल नंबर जो होते हैं वो कैसे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑर्डर में होते हैं, उसी ऑर्डर को यदि फॉलो करता हुआ कोई नया सीक्वेंस मिल जाता है, किसी भी सीक्वेंस के किसी एक टर्म या एक से अधिक टर्म को रिमूव करने के बाद, तो आपका सब सीक्वेंस हो जाएगा।